Hello guys, hello, welcome to an academy, India's largest learning platform. Let's crack GATE and DSE with me on this India's largest learning platform. मेरा नाम सजल मित्तल है एंड आप देख सकते हैं कि मैंने यूपीएससी में AIR 103 रैंक के साथ मैंने क्रैक किया है। मैंने एमटेक इंडियन इंस्टीट्यूट IIT कानपुर से एमटेक किया है। इसके अलावा मैंने कई बार गेट एग्ज़ाम भी दिया जिसमें मेरी 250 200 लेस देन 200 रैंक भी स्कोर करी और मैंने उसी के बेसिस पे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में भी काम कर चुका हूँ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मेरे पास इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपके पास आपके लिए ये एडवांटेज है मेरा आपको पढ़ाना कि मेरे को एग्ज़ाम किस तरीके से क्रैक करना है, क्वेश्चन को तुरंत देखिए बेटा। वहाँ पर एग्ज़ाम पे आपका लिमिटेड टाइम होगा, ठीक है, उस लिमिटेड टाइम में आप तुरंत कैसे क्वेश्चन को कैच करते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेटजी आपको बताने का वो एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो इसलिए आप मेरे संग जुड़े रहिए, आपको आगे काफ़ी एडवांटेज रहेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपका मेनली जियो टेक्निकल सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा हो सकता है मैं कुछ और अदर मेजर सब्जेक्ट्स भी दूँ। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से हूँ, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे तो आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, ठीक है, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और अपना कोई भी एक कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोर्स अभी ऊपर आपने देख पा रहे थे कि ऊपर एक कोर्स था ये गेट एंड ESE, ठीक है। जिस तरीके से ये कोर्स है गेट एंड ESE, उसी तरीके से आप आगे भी कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम गेट एंड ESE और अनअकैडमी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अनअकैडमी ऐप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको कई सारे फ्री कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है, कई सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं और कई सारे और इससे भी ज़्यादा आपको वहाँ पर थोड़े से पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। और उन पेड कोर्सेज को आपको किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बेटा जो बच्चे सीरियस हैं वो डेफिनेटली अच्छे तैयारी करना चाहेंगे, क्योंकि जो फ्री कोर्सेज है उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट को अगर हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आपको समझना है तो आप सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है। अगर जो बच्चे सीरियस हैं तो बेटा वो कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम इतना टफ हो गया है कि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से हर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, ठीक है। हर बच्चा एक एक टॉपिक एक एक चीज़ पढ़ के जा रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए। तो वो तैयारी करने के लिए सफिशिएंट टाइम आपको 1 साल का रहता है कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। और ये जो सब्सक्रिप्शन है 1 साल का वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे ओनली 25,000 रुपीज़, विच इज़ वेरी चीप एंड यू कैन ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट, 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करते हैं SMYT। अगर मेरा कोड SMYT आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और यही सब्सक्रिप्शन केवल आपको 22,500 का पड़ेगा, ओनली 22,500, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरा फेवरेट कोड सब्सक्रिप्शन है वो है मेरा 2 साल का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और मैं सबको सजेस्ट भी यही करता हूँ 2 साल का सब्सक्रिप्शन, बिकॉज देखिए बेटा होता क्या है कि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई ना कोई अगर आपकी बहुत माइनर सी मिस्टेक भी रह रही तो भी कभी कभार बच्चे का सिलेक्शन छूट जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर तैयारी करने निकला है तो जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक रुके ना, ठीक है। इसलिए वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले। अगर पहले साल में सपोज भगवान न करे ऐसा हो, अगर इनके आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल फिर से तैयारी कर सकते हैं। अब किसी को लग रहा होगा कि अगर उनके लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो, नहीं, जिनका सिलेक्शन हो गया ना उनके लिए भी 2 साल का कोर्स सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो इसलिए बेटा क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका जो आप डिपार्टमेंट चाहते हैं वो आपको नहीं मिला, आप फिर से तैयारी करना चाहते हैं, फिर से तैयारी करेंगे तो क्या फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर से सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्यों? क्योंकि जो आप जिस वजह से आपका जो रैंक थोड़ी सी पीछे हुई है वो आपको ठीक से प्रिपेयर करने के लिए किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो गाइडेंस आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से बेटर नहीं प्रोवाइड हो सकती कहीं और भी। और ये केवल पहले वाले से 1 साल से केवल 5,000 रुपये ज़्यादा है, केवल 30,000 का। उसमें भी आप 10% अगर डिस्काउंट ले लेते हैं कोड लगा के SMYT, ठीक है, 10% ऑफ लगा के, तो ये आपको केवल 27,000 का पड़ेगा, वो भी 2 साल का, विच इज़ वेरी चीप देन एनी अदर टीचिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ओके, सो आज हम बेसिकली अभी तक मैंने देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिए हैं। इससे पहले मैंने जो टॉपिक कवर करे हैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि किस तरीके से मैं जियोटेक पढ़ाऊँगा और आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे और क्या क्या और कितना डिटेल में इस टॉपिक को होना है। तो सबसे पहले तो हमने सॉइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा था सॉइल क्लासिफिकेशन, उसके हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करे थे। इसके बाद मैंने जो पढ़ा, इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको इफेक्टिव स्ट्रेस, सारे केसेस पढ़ाए। उसके बाद उसमें
मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराया और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराया, ठीक है। उसके बाद आज में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं शुरू करने वाला हूँ, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, वो है परमेबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो व्हाट इज परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो पहले तो ये समझिए कि परमेबिलिटी केवल उन्हीं चीज़ की, परमेबिलिटी से पहले आप ये समझिए कि सॉइल के अंदर है क्या, ठीक है। पहले तो आप ये समझिए सॉइल किस तरीके से होता है। ये सॉइल है, ठीक है। समझ में आ पा रहा होगा आपको ये सॉइल। ये जो मैंने जो बनाया है रेगुलर शेप्स के, इसको बोलते हैं हम लोग सॉइल सॉलिड्स। क्या बोलते हैं बेटा? एक आपको मैं फिल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर है। दीज आर द सॉइल सॉलिड्स। सॉलिड्स, ये भी क्या है? सॉलिड्स। इसी तरीके से जितने भी हैं ये नीचे, ये सारे, ये सब की सब सॉइल सॉलिड्स हैं। सॉइल सॉलिड्स, ये भी सॉलिड्स, ठीक है। ये सब सॉइल सॉलिड्स है और इसके अंदर जो थोड़े से स्पेसेस बाकी हैं, ये देखिए, इसके अलावा ये तो सॉइल सॉलिड्स है। मैं इसको पहले डार्क कर दूं ताकि आपको जो अंदर जो स्पेसेस हैं क्लियर दिख जाए। ठीक है। इन सॉइल सॉलिड्स के अंदर आप ये देख पा रहे होंगे, अंदर वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स। तो इन वॉइड्स में या तो वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इन वॉइड्स में या तो वाटर प्रेजेंट रहेगा या फिर कहीं कहीं पे आपको क्या मिल जाएगी? एयर भी मिल जाएगी। वाटर एंड एयर दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपको ये पता चल गया कि इन वॉइड्स में अगर आपके वाटर फील्ड है या फिर ये वॉइड्स होते हैं, पहले तो आप ये समझिए कि हर सॉइल में कोई ना कोई वॉइड्स है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सॉइल ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो कंप्लीटली इम्परमिएबल हो, ठीक है। मैं बताऊंगा इम्परमिएबल और परमिएबल का मतलब पहले तो ये समझ लीजिए कि सॉइल में वॉइड्स हैं। तो इन वॉइड्स को जब हम लोग जोड़ते हैं, क्या? इंटरकनेक्टिविटी ऑफ voids allow water through soil। तो सबसे पहले तो हमने ये पता कर लिया कि भैया जो सॉइल जो होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से या देख के पता किया गया है। मतलब हुआ क्या था कि एक ट्रांसपेरेंट जार में हमने सॉइल को फिल कर दिया और फिर वहाँ पर थोड़ा सा पानी का हमने पानी का इधर से फ्लो कराया, तो और उससे देखा कि जो पानी है वो बकायदा जो इंटरस्टिसेस है, इंटरस्टिसेस ऑफ सॉइल, ठीक है, कि जो सॉइल के बीच में जो गैप है, ठीक है, जो सॉइल के बीच में जो गैप है उनके बीच में जो इंटरस्टिसेस है, इन वॉइड्स को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वॉइड्स को हम लोग इंटरस्टिसेस भी बोलते हैं, इंटरस्टिसेस, ठीक है। तो वॉइड्स को हम लोग इंटरस्टिसेस भी बोलते हैं। तो कनेक्शन ऑफ these voids make soil permeable, ठीक है, मेक सॉइल परमिएबल। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो इंटरकनेक्टिंग ऑफ वॉइड्स होते हैं वही वाटर को सॉइल से फ्लो कराने देते हैं, और यही कनेक्शन जो है, ये वॉइड्स के बीच में जो अपना कनेक्शन रहता है, इसी की वजह से सॉइल हमारी क्या बनती है? परमिएबल बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो परमेबिलिटी की जो हमारी जो डेफिनेशन है, वो परमेबिलिटी की डेफिनेशन तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमेबिलिटी का क्या मतलब है? फिर परमेबिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बेटा आप ये बता दीजिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। कौन सी प्रॉपर्टी? इंडेक्स प्रॉपर्टी या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी? इट इज द इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। अभी मैं बताऊंगा ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कौन है, क्यों है। इट इज द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल which allows
which allows the water to flow through it। मतलब ये वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसकी वजह से पानी हमारा सॉइल से पास होता है। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और है, इसकी एक डेफिनेशन और है। द परमेबिलिटी is the ease with which the permeability is the aid with which the water flow through the soil। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि परमेबिलिटी बनती किस वजह से, इंटरकनेक्शन ऑफ वॉइड से। ठीक है, अब परमेबिलिटी क्या मतलब है? परमेबिलिटी एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसकी वजह से पानी सॉइल से पास करता है, या फिर हम लोग ऐसा बोलें कि जिस आसानी से सॉइल वाटर सॉइल से पास कर जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास दो तरीके की सॉइल हो गई। सॉइल एक तो क्या है? परमिएबल है, दूसरी इम्परमिएबल। परमिएबल वो सॉइल है वाटर कैन फ्लो, थ्रू सॉइल, और इम्परमिएबल वो सॉइल है इन विच वाटर कैन नॉट फ्लो थ्रू सॉइल, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इम्परमिएबल वो मटेरियल होता है, इम्परमिएबल सॉइल अभी हटा देते हैं, पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसानी होगी समझने में। इन विच वाटर कैन नॉट फ्लो, ठीक है, इनमें वाटर कैन फ्लो। ठीक है, तो परमिएबल वो है जिसके अंदर से पानी फ्लो हो जाए, और इम्परमिएबल वो है जिसके अंदर से पानी फ्लो ना हो सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात, वाटर सॉइल ऐसी कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं जिसके अंदर छोटे से भी वॉइड्स ना हो, थोड़े से भी वॉइड्स ना हो, ऐसी कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब हमारी सारी सॉइल ही परमिएबल है, लेकिन जिस सॉइल की परमिबिलिटी वेरी लो होती है, वेरी लो परमिएबिलिटी लाइक क्ले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इम्परमिएबल सॉइल बोल देते हैं। ठीक है, वो सॉइल जिसकी परमिबिलिटी वेरी लो होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इम्परमिएबल सॉइल बोल देते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई भी सॉइल नहीं होती है जिसके अंदर थोड़े से भी वॉइड्स ना हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये तो हमारी अब बात हो गई परमिएबिलिटी की और इम्परमिएबिलिटी की। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग टोटल हेड्स के बारे में। जो हमारे पास हेड्स अवेलेबल होते हैं, हाइड्रोलिक हेड, उसके बारे में स्टडी करते हैं। हाइड्रोलिक हेड, ठीक है, हाइड्रोलिक हेड। तो देखिए बेटा, हमारे पास तीन तरीके के हेड होते हैं, आपको भी मालूम है। टोटल हेड, ये आप पढ़ चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में भी, आपने बीटेक में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। टोटल हेड, सेकंड प्रेशर हेड, एंड थर्ड इज द वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड, इसको मैं वेलोसिटी हेड। एक और होता है टोटल हेड के अलावा, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड। डेटम हेड, प्रेशर हेड एंड टोटल हेड।
ये मेजर हमारे 4 तरीके के हेड होते हैं जो हम लोग किसी भी हेड में स्टडी करते हैं। हेड इज बेसिकली द एनर्जी अवेलेबल, कितनी एनर्जी अवेलेबल है जो उस फ्लो को कैरी कराने के लिए काम आएगी, ठीक है, कितनी एनर्जी अवेलेबल है। दिस टोटल हेड, ये टोटल हेड है वो बराबर होता है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड के, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये टोटल हेड किस किस के बराबर होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड के इक्वल होता है। दिस प्रेशर हेड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट ऑफ वाटर इन पीजोमीटर। पीजोमीटर में जितना हाइट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है उसके हम क्या बताते हैं, प्रेशर हेड बता देते हैं। डेटम हेड एलिवेशन हेड अबव डेटम, जो भी हमने एक डेटम रेफरेंस माना हुआ है उसके बेसिस पर वो कितना पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे हम लोग निकालना चाहते हैं ये हेड्स, ठीक है। हमने पीजोमीटर भी है, वो हाइट ऑफ वाटर इन पीजोमीटर एट पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली डेटम हेड एलिवेशन हेड उस पर्टिकुलर पॉइंट का अबव डेटम, ठीक है। और जो वेलोसिटी हेड क्या है, वेलोसिटी हेड इज द v²/2g, ठीक है। इसको हम लोग इससे निकालते हैं, मतलब कितना वेलोसिटी हेड उस पॉइंट पे अवेलेबल है। और वी नो दैट velocity in soil is very small. Velocity in soil is very small. Hence velocity head is neglected in हेड कैलकुलेशन। इसीलिए हेड कैलकुलेशन में हम लोग वेलोसिटी हेड को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास टोटल हेड टोटल हेड जो होता है वो प्रेशर हेड, डेटम हेड और वेलोसिटी हेड का सम होता है। पीजो में जो प्रेशर हेड है वो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, पीजोमीटर की हाइट जितना उस पॉइंट के ऊपर जाएगी वो हमारा प्रेशर हेड है, डेटम हेड उस पॉइंट का एलिवेशन और वेलोसिटी हेड v²/2g से हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम होती है किसी भी सॉइल के अंदर, इसी वजह से उसमें वेलोसिटी हेड को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से उसमें हम लोग वेलोसिटी हेड को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। हेंस हमारे पास जो टोटल हेड है वो अब की बार किसके बराबर हो गया, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड के बराबर हो गया, ठीक है। केवल प्रेशर हेड एंड डेटम हेड के बराबर। वी ऑल्सो नो दैट sum of pressure head plus datum head is also known as piezometric head. हमें ये भी पता है कि सम ऑफ प्रेशर हेड और डेटम हेड किसके बराबर होता है, पीजोमेट्रिक हेड के बराबर। इसका मतलब एक पॉइंट और निकल के आया, द लाइन कनेक्टिंग piezometric head is HGL, that is hydraulic gradient line। वो किसके बराबर, जो क्या होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बराबर भी होती है, और यही हमारी टोटल हेड एनर्जी लाइन भी होती है। क्यों, क्योंकि हमारा वेलोसिटी हेड ऑलरेडी 0 है, तो इसी वजह से सॉइल में क्या होता है, जो तुम्हारा टोटल एनर्जी लाइन है TEL और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है HGL, वो दोनों क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है, मर्ज हो जाती है। इसको हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी बोलते हैं। चलिए अब हम एक डायग्राम के साथ थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पर हो गया कि क्या क्या हेड होते हैं, किसको हम लोग किस तरीके से बोलते हैं, इसको पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं, और द लाइन कनेक्टिंग पीजोमेट्रिक हेड इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा देखते हैं आगे। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। ये डायग्राम में क्या है,
कि एक टैंक दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये टैंक दिया हुआ है, ये एक टैंक ये है, ठीक है। इस टैंक में वाटर यहाँ पर यहाँ तक जा रहा है, इस टैंक में वाटर यहाँ तक है, ठीक है, और हमने इसको पाइप से पूरा कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमें जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो क्या क्या पढ़ा था हमने, टोटल हेड, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड, वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट, मतलब किस तरीके से देखते हैं वो क्या है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लो बेटा, इसमें एक तरफ पॉइंट, फिर प्रेशर हेड, डेटम हेड, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलने वाला है, इसलिए डायग्राम बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पॉइंट ले लेते हैं 1, 2 एंड 3, आपको दिख रहे होंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। क्लियर? चलिए चलिए, 1 पॉइंट पे देखिए प्रेशर हेड कितना है, प्रेशर हेड 1 पॉइंट पे प्रेशर हेड है, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट पे H1 पीजोमीटर में जितनी जाएगी। डेटम हेड कितना है, डेटम अगर यहाँ लिया है तो माइनस Z1, टोटल हेड कितना आ गया हमारा, H1 माइनस Z1। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 पे आ जाइए, 2 पे प्रेशर हेड H2, क्लियर। 2 पे डेटम हेड यहाँ से यहाँ तक माइनस Z2, क्लियर। और एक चीज और कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस Z2। और यहाँ पर जब हम लोग प्रेशर टोटल हेड निकालेंगे H2 माइनस Z2, तो बेटा देखो H2 माइनस Z2 किसके बराबर आ गया, H डैश के बराबर। इसी तरीके से जहाँ पर अगर मैं ये लूँ H1 यहाँ तक पूरी ये लाइन जा रही है, H1 माइनस माइनस डेटम अगर मैं Z1 माइनस कर दूँ, ठीक है, यहीं से H1 था, ये Z1, तो ये वाली लाइन किसके बराबर हो गई, ये H के बराबर, स्मॉल h के बराबर, ठीक है। 3 पे आ जाते हैं, 0.3, इस पर प्रेशर हेड कितना है, H3, डेटम हेड कितना है, माइनस Z3। बेटा जो ये 3 पॉइंट जो है, उसके जो वाटर सरफेस लेवल जो जहां तक जा रहा है उसी को हमने डेटा माना हुआ है, और वहां से वहां तक की हाइट H3 है, और वहीं से वहां तक की हाइट Z3 है, जो कि इसका मतलब क्या है कि H3 इक्वल्स टू Z3 के बराबर है, तो टोटल हेड मेरा कितना आ जाएगा, 0। टोटल हेड मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 0, ठीक है। टोटल हेड मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखिए। अब द डिफरेंस, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, द डिफरेंस इन हेड, इन द टोटल हेड लिखूंगा बेसिकली, द डिफरेंस इन टोटल हेड, द डिफरेंस इन टोटल हेड एट द starting, the difference in total head at the starting, that is 0.1, that is 0.1, and at the end, that is 0.3, पॉइंट एक ही जगह 1 लिखते हैं इधर, बोलता मैं बन जा रहा था, लेकिन मैं ये दिया हूँ, देख रहे थे आप लोग, हाँ, दैट इज 0.1 इधर, एंड एट द एंड दैट इज 0.3 is known as hydraulic head,
इज नोन एज हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, और हाइड्रोलिक हेड क्या है? हाइड्रोलिक हेड, it is the head available, it is the head available due to which flow takes place, due to which flow takes place। ये वो हेड है जो अवेलेबल है जिसकी वजह से फ्लो होता है। ये वो अवेलेबल हेड है जिसकी वजह से फ्लो होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलिक हेड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलिक हेड नाम देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोलिक हेड कितना हो गया? द डिफरेंस मैंने अभी लिखवाया था, यहाँ पर कितना हो गया? एच, डिफरेंस इन द स्टार्टिंग पॉइंट माइनस एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक हेड किसके बराबर हो गया? स्मॉल एच के बराबर। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक हेड किसके बराबर हो गया? स्मॉल एच के बराबर हमारा एक हाइड्रोलिक हेड हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया कि किस तरीके से हमने हाइड्रोलिक हेड डिटरमाइन किया। हाइड्रोलिक हेड मेरा डिटरमाइन होगा कैसे है कि जो मेरा स्टार्टिंग पे टोटल हेड है, जो एंड पे टोटल हेड है, उनका जो डिफरेंस निकल के आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक हेड। और इट इज द हेड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द सॉइल। ये वो हेड है जिसकी जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी वाटर, मतलब वाटर का या फ्लूइड का फ्लो कराने के लिए सॉइल के अंदर। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पीछे ही कर लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं, ये यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, मैं इसको रब कर लेता हूँ। एक टर्म होता है, और ये वो हेड भी है जो पूरा यहाँ से यहाँ तक फ्लो, जो 1 पॉइंट से लेके 3 पॉइंट तक फ्लो होने के लिए जो हेड रिस्पॉन्सिबल है। मतलब यहाँ पर जितना हेड था एच, वही जाके अब वो क्या हो चुका है? 0। मतलब धीरे धीरे मेरा हेड लॉस होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जैसे जैसे फ्लो बढ़ता जाता है आगे, हेड का लॉस मेरा होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक टर्म निकल के आया है हमारे पास आई। एक टर्म है हमारे पास आई, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये क्या बताता है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो। लेंथ ऑफ फ्लो मतलब पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो, जितना मेरा हेड का लॉस हो जाएगा वही हमारा क्या? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हेड लॉस हो चुका है मेरा? एच का। और टोटल लेंथ ऑफ सॉइल, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी सॉइल है, उसकी जो लेंथ है वो करीब वो है एल। कहाँ से कहाँ तक? 0.1 से लेके 0.3 तक जो लेंथ ऑफ सॉइल है वो एल है। सपोज करो लेंथ ऑफ सॉइल वो एल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ ऑफ सॉइल एल है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर हो जाएगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा एच बाई एल के बराबर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, एच बाई एल। द हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो इज नोन एज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं, जिसने सॉइल इंजीनियरिंग की एक अलग डेफिनेशन दी थी। एक लॉ है जिसका नाम है डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ क्या कहता है? डार्सीज लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, according to Darcy's law, according to Darcy's law, the velocity of flow, according to Darcy's law, the velocity of flow in the soil, according to Darcy's law, the velocity of flow in the soil is directly proportional to the hydraulic gradient, is directly proportional to the hydraulic gradient। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब इन्होंने कहा कि जो वेलोसिटी है सॉइल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द वेलोसिटी जो है सॉइल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट।
वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग लिखते हैं के से, वेयर के इज द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, इसको हम लोग डार्सीज वेलोसिटी, डार्सीज वेलोसिटी भी कहते हैं क्योंकि ये डार्सी से डिफाइंड हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्सीज वेलोसिटी भी बोलते हैं, या फिर क्या कहते हैं, सिंपल वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब डार्सी ने ऐसा हमसे बोला था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एंड जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, के आई निकल के आएगा। ठीक है, इसको हम लोग डार्सी वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और एक नाम और देते हैं, सीपेज वेलोसिटी भी कहते हैं, सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी तो खैर वो अलग हो जाएगी, अब इसको डार्सी वेलोसिटी नाम याद रखिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, डार्सी वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने देखिए क्या करा, अभी हमने पता कर लिया कि परमेबिलिटी क्या होता है, किसकी वजह से कैसे परमेबिलिटी, क्या कहते हैं, परमेबिलिटी की वजह से क्या क्या किस तरीके से फ्लो होता है, और डार्सी ने परमेबिलिटी का कैसे एग्जांपल दिया। लेकिन अगर हमें परमेबिलिटी सॉइल की ना पता हो तो क्या हम लोग किसी भी सॉइल के अंदर वेलोसिटी पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते हैं बेटा। ये वेलोसिटी ऑफ द सॉइल और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको कि डैम के सब हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, इधर पानी है, इधर पानी है। देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, इधर मिट्टी, नीचे तो मिट्टी, अब पानी, और यहाँ पर पानी है। पानी तो क्या करेगा, यहाँ से फ्लो होके जाएगा, यहाँ से फ्लो होके जाएगा। तो बेटा कितना पानी कितना यहाँ से फ्लो होके आ रहा है, इसका एस्टिमेशन करने के लिए भी हमें परमेबिलिटी की जरूरत है। क्यों इसका एस्टिमेशन इसलिए जरूरी है कि हमें ये पता चल सके कि कितना पानी हमारा नीचे से फ्लो होगा। अगर ज़्यादा पानी फ्लो हो गया तो क्या करेगा, ये सॉइल को अपने साथ लेके चला जाएगा, और इस तरीके से सॉइल को अपने संग ले जाएगा तो एक पाइपिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, सॉइल यहाँ से बाहर निकलने लगेगी और डैम नीचे धाड़, डैम बस्ट, हैवॉक। समझ रहे आप? तो ये परमेबिलिटी आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज द लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल एंड इट इज द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल एज वेल। ठीक है, तो ये लीनिंग प्रॉपर्टी, अगर आपको परमेबिलिटी नहीं पता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब टू डिटरमाइन परमेबिलिटी क्या क्या चीजें हैं, बेटा एक एक्चुअल वेलोसिटी और आती है। ठीक है, वो एक्चुअल वेलोसिटी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ तक करते हैं। टू डिटरमाइन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कई सारी चीजें होती है। एक तो होता है लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में भी दो तरीके के होते हैं, एक कांस्टेंट हेड टेस्ट। बेटा इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जो वीडियो लेक्चर अनअकैडमी पे है, ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है, तो प्लीज़ ज्वाइन अनअकैडमी। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने को आएगा इसमें, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा काम नहीं बनता, आपको उसकी डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए किसी भी अच्छे और बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो वो आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलेगी, तो प्लीज़ डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। कांस्टेंट हेड टेस्ट, वेरिएबल हेड टेस्ट, ठीक है, इसके बाद है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट भी दो तरीके के हैं बेटा, ये दोनों ही टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये परमेबिलिटी तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको करीब 5 स्टार रेटिंग दूंगा। बहुत फेवरेट टॉपिक है गेट का, इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है हर साल जियो टेक्निकल में। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च होने वाला है अनअकैडमी ऐप पे, जिसमें मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि सॉइल जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है उसके क्या वेटेज हैं, उनको मैं रैंकिंग दूंगा, हर लेसन की रैंकिंग दूंगा, हर सब्जेक्ट टॉपिक में से कितने मार्क्स आते हैं और कौन सा टॉपिक आपको ठीक से कवर करना है, कितना कवर करना है, क्या कवर करना है, उसमें बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस किया है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फील्ड टेस्ट में बात करूँ तो फील्ड टेस्ट में
दो तरीके के टेस्ट हैं अगेन, पंपिंग आउट टेस्ट, फील्ड में अगेन दो तरीके के टेस्ट हैं। ओहो, डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी, गलती से रब हो गया बेटा, कोई बात नहीं, जल्दी से लिख देते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ। ये टेक्नोलॉजी का ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज भी है तो ये डिसएडवांटेज भी है, एक बार चला गया तो हम नहीं ला सकते। तो पहला हमने लिखा था लैब टेस्ट, लैब टेस्ट में था कांस्टेंट हेड टेस्ट, कांस्टेंट हेड टेस्ट। दूसरा था वेरिएबल हेड टेस्ट, ठीक है, सेकंड कर रहे हैं। सेकंड इज लैब टेस्ट के बाद फील्ड टेस्ट, ठीक है। फील्ड टेस्ट में क्या क्या, पंपिंग आउट टेस्ट, एंड सेकंड इज पंपिंग इन टेस्ट। बेटा पंपिंग इन टेस्ट मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है, एक बार कभी पूछा गया है, फिर से अगर एक क्वेश्चन आता भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वही 20% 80% की बात है। आप फोकस करिए पंपिंग आउट टेस्ट पे, हर साल मतलब बहुत मतलब इससे गेट नहीं तो ईएस में तो ऑब्जेक्टिव में आ ही आता है, ठीक है। पंपिंग आउट टेस्ट बहुत आसान भी है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लैब टेस्ट भी है, इनडायरेक्ट मेथड भी है। थर्ड इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में एक बता देता हूँ, हेजन पॉइजली ने एक फॉर्मूला दिया था, हेजन पॉइजली फॉर्मूला, स्पेलिंग में मत जाइए, बस ध्यान रखिए हेजन पॉइजली है, ठीक है। इसके अलावा हेजन विलियम ने भी एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो ये सब बेकार है, डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे वो सब हम देख लेंगे। एक और है कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट, कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी टेस्ट। बेटा ये भी एक बार बस ईएसई कन्वेंशनल में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है, वो भी देख लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो मैंने ये सब टेस्ट वगैरह मैंने डिटेल्ड में बहुत ज़्यादा आपको अनअकैडमी में मैंने करवाए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब सारे एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को आगे क्वेश्चन करने में हमको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला, तो और ये इसको हम सबको क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स में भी बनाएंगे अपने। तो V = KI एक फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है, अभी तक का। सेकंड में हमारा है कांस्टेंट हेड टेस्ट। बेटा कांस्टेंट हेड मतलब हेड मेरा कांस्टेंट है, सब कुछ पानी वैसा ही है, तो सिंपल था इसको हम लोग, अगर हमें डिस्चार्ज निकालना है, हमें उसका डिस्चार्ज पता चल जाता है उसमें, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है V × A। अगर V × A पता है तो क्या होगा, KI × A, ठीक है। जब KI × A पता है तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, और I की वैल्यू पता है H/L, एंड I = H/L कि कितना मैंने हेड लॉस किया, और लेंथ ऑफ द सॉइल हमें पता होगी, तो L को ऊपर ले जाओ, तो यहाँ से मेरा K निकल के आ जाएगा, K की वैल्यू निकलेगी, आप फॉर्मूला रख लें, फॉर्मूले काम का है बस, K निकला QL/H × A। इंपॉर्टेंट फॉर कांस्टेंट हेड टेस्ट, कांस्टेंट हेड टेस्ट, ठीक है। फिर है वेरिएबल हेड टेस्ट, ठीक है, वेरिएबल हेड टेस्ट में फॉर्मूला लिख लिए, वेरिएबल हेड टेस्ट, वेरिएबल हेड मतलब हेड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल हेड टेस्ट, वेरिएबल हेड टेस्ट। उसके लिए K का फॉर्मूला निकल के आता है AL/AT ln H1/H2, ln H1/H2, ln मतलब log base E, ln log base E। इसको अगर हम लोग log base 10 में कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक फॉर्मूला और है पंपिंग आउट टेस्ट। बेटा ये भी पढ़ेंगे हम लोग, पंपिंग आउट टेस्ट अनअकैडमी ऐप पे बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है,
पंपिंग आउट टेस्ट में, ठीक है, पंपिंग आउट टेस्ट में आपने पहले तो लिया अनकन्फाइंड एक्यूफर। अगर अनकन्फाइंड एक्यूफर है, अगर मेरा अनकन्फाइंड एक्यूफर है तो उसके लिए मेरे पास देखिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, लिख लीजिए। उसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, Q अपॉन K की वैल्यू है Q अपॉन पाई, Q अपॉन पाई ln R2 बाई R1 इंटू, एक मिनट उल्टा हो गया, एक मिनट सॉरी, मेरे को क्यू के फॉर्म में याद है, उधर करना थोड़ा सा वो हो जाता है, कोई बात नहीं है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, उल्टी चीज़ हो जाती है, कोई बार आगे पीछे चीज़ हो जाती है, घबराने की कोई बात नहीं है, यूनिट का ध्यान रखना है। तो क्यू अपॉन पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर इंटू ln R2 बाई R1, ठीक है। ये तो डार्सीज ने दिया था, ये था डार्सीज फॉर्मूला। एक थेम्स ने भी दिया था, थेम्स ने बोला था कि जब मैं R2 की जगह आर ए वैन R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, कि जहां तक मेरा मैक्सिमम पानी जा रहा होगा उस वेल में, एंड when R2 equals R1 equals to R and R2 equals to RW equals to radius of well, radius of well, तब जो मेरा फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा K equals to Q अपॉन पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, वेयर H2 स्क्वायर इज द टोटल जो हेड अवेलेबल है, ठीक है, वो पूरा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस पे, और H1 इज द जितना भी मेरा हेड अवेलेबल है, जो भी हमने डेटम लिया है वो वेल के अंदर, इंटू ln R बाई RW, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन थी, ये थी थेम्स इक्वेशन, थेम्स THIMS, थेम्स इक्वेशन, थेम्स इक्वेशन। इसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे मैंने इसमें लेक्चर भी लिया, पूरा अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये इस बार इधर साइड को रब कर देते हैं, ठीक है, अभी पूरा रब कर देते हैं। अब पढ़ लेते हैं एक बार, अब पढ़ते हैं कन्फाइंड एक्यूफर में, सेम में। अब बी है कन्फाइंड एक्यूफर। पंपिंग आउट टेस्ट में अगर हम लोग कन्फाइंड एक्यूफर और देख लें, बेटा सब शॉर्ट नोट में फॉर्मूले लिख लेना। कन्फाइंड एक्यूफर में क्या फॉर्मूला था, K इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई B H2 माइनस H1, 2 पाई B H2 माइनस H1 ln R2 बाई R1, ये मेरा फॉर्मूला था। ये लॉग बेस ई है, अगर मेरा यहाँ वो लॉग बेस 10 करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2.303 से। और अगर मैं थेम्स के फॉर्म में लिखूँ, थेम्स ने क्या बोला था, 2 पाई बी अपॉन Q अपॉन 2 पाई बी H2 माइनस H1 ln R बाई RW, दिस इज डार्सीज एंड दिस इज थेम्स फॉर्मूला। बेटा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे ज़्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉर्मूले कोई काम के नहीं है। मैं एक आपको चाहूँ तो कैपिलरिटी परमिबिलिटी का एक फॉर्मूला और है, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे वो आता नहीं है, ठीक है, वो क्या क्या है वो बहुत डिटेल में हम लोग क्या कहते हैं अनअकैडमी में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ कि परमिबिलिटी का थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है, प्लस एक जी बेसिकली मैं गेट से आपको थोड़ा सा आपको और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मैं ज़्यादा और आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एक बार गेट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ईएससी की तरफ आप और अच्छे से मूव कर जाएंगे, ठीक है। आज मैं एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, सीपेज थ्रू सॉइल का, ठीक है। इसके अलावा सीपेज थ्रू सॉइल से पहले हम लोग एक टॉपिक और है वो भी देख लेते हैं, ये मैं हटा देता हूँ, कि परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट का फेवरेट टॉपिक है ये, परमिएबिलिटी थ्रू स्ट्रेटिफाइड सॉइल, आपने सुना ही होगा ये, परमिएबिलिटी थ्रू स्ट्रेटिफाइड सॉइल।
परमेबिलिटी टू स्ट्रेटिफाइड सॉइल। अब स्ट्रेटिफाइड सॉइल करने के लिए देखिए क्या परमेबिलिटी निकालने के लिए मैं दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, फेवरेट टॉपिक है ये हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, ठीक है, बीच में लाइन बना लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, और है वर्टिकल परमेबिलिटी। क्वेश्चन करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए। वर्टिकल परमेबिलिटी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी क्या कहती है? हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी कहती है अगर मैं ये स्ट्रेटिफाइड सॉइल ले रहा हूँ, ठीक है, जिसकी हाइट जो है ये h1 है, h2 है एंड h3 है, k1 k2 और k3 है। पानी मेरा ऐसे जा रहा है Q1 Q2, बेटा सब में अलग अलग डिस्चार्ज आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब मैं यहाँ से अगर पानी डाल रहा हूँ तो उसमें अलग अलग वो उसकी बेस और इट इज बेस्ड ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल वो पानी लेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से तो टोटल डिस्चार्ज कितना हुआ मेरा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये मेरा बेसिक है जो इसके फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हेल्प करता है। और तो परमेबिलिटी का इसका फॉर्मूला निकल के आता है हमारा K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3, एवरेज जो निकालते हैं डिवाइड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3, क्लियर, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब वर्टिकल परमेबिलिटी क्या कहती है, देखिए वर्टिकल परमेबिलिटी का थोड़ा देख लेते हैं। ये गड़बड़ हो गया, टेढ़ी लाइन सीधी क्यों नहीं आती है भैया? वर्टिकल परमेबिलिटी देखेंगे। वर्टिकल परमेबिलिटी का पहले तो मतलब समझना बेटा, इसी से कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि हॉरिजॉन्टल आ रहा है कि वर्टिकल आ रहा है, ठीक है। ये H1 H2 एग्जाम में समझ नहीं आता कि वो वर्टिकल परमेबिलिटी दी है कि हॉरिजॉन्टल दी है, इसलिए सब गलत हो जाता है। H3 K1 K2 K3, ठीक है। इसमें हम लोग जो डिस्चार्ज डालेंगे Q, मतलब वो एक लेयर के बाद एक लेयर पे जा रहा है, तो यहाँ पर भी कितना डिस्चार्ज आ रहा होगा, Q जा रहा होगा, एक लेयर के बाद एक लेयर Q जा रहा होगा, इधर भी कितना जा रहा होगा, Q जा रहा होगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो मेरी वर्टिकल की परमेबिलिटी निकल के आती है वो आती है मेरी H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3। ये मेरा वर्टिकल परमेबिलिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। ये मैंने दोनों फॉर्मूले आपको लिखवा दिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ, बस जो एग्जाम में कई बार गेट में पूछा गया है, अगर आप वो समझ गए तो बाकी सब आप अच्छे से समझ लेंगे। मुझे बस एक चीज बता दीजिए, मैं इसको उठा देता हूँ। मुझे बस आप एक चीज बता दीजिए, अगर आपने एक चीज बता दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या समझे, ठीक समझे कि गलत समझे। मैंने आपको बता दिया हॉरिजॉन्टल क्या होती है, वर्टिकल क्या होती है। जरा आप मुझे एक चीज और बता दीजिए, ठीक है। मुझे आप एक चीज बता दीजिए, ये ठीक है, ड्रॉ करते हैं। मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। सॉइल 1 एंड दिस इज सॉइल 2, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, अगर मेरा फ्लो इस तरीके से हो रहा है, इसको ये कैसे फ्लो होगा, यहाँ से तो गिर जाएगा, दोबारा बना देता हूँ। क्या हो रहा है, कुछ ठीक से बनेगा कि नहीं? मुझे लास्ट है, जैसा भी बन जाए।
ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ जी, अगर मेरा इस तरीके से सॉइल है और मेरा जो फ्लो के आया है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है, तो अब मुझे बता दीजिए सॉइल 1 और सॉइल 2 कौन सी परमेबिलिटी से कैलकुलेट करेंगे, मतलब कुछ भी बोला है उसमें आपको परमेबिलिटी निकालनी है इसकी, तो आप कैसी परमेबिलिटी निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी की वर्टिकल परमेबिलिटी, कैसी निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल, है ना, एकदम गलत, एकदम गलत, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर क्यों निकालोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि भैया जो यहाँ पर क्यू का डिस्चार्ज होगा, अगर वही देखो सेम डिस्चार्ज क्यू यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ से भी कितना निकलेगा क्यू, जब ऐसा निकलेगा तो हम लोग कौन सी परमेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल परमेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। लेट के जा रहा है इसका मतलब ये थोड़ा कि हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी कैलकुलेट होगी, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी तभी वैलिड है जब हमारी एक अलग अलग सॉइल में अलग अलग डिस्चार्ज आ रहा हो। इज दैट क्लियर? गेट में क्वेश्चन आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ 2016 में भी गेट में क्वेश्चन आया, इसके बारे में आप थोड़ा देख लेना, कई बच्चों ने उस समय क्वेश्चन ये गलत किया है, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। गेट में कई बार पूछा जाता है कि बेटा इस पॉइंट किसी भी बीच में सॉइल दे देंगे इधर ऐसे और बोलेंगे कि बीच में पॉइंट पे क्या निकाल दो, प्रेशर हेड निकाल दो, बीच में पॉइंट पे टोटल हेड पता कर लो, या मेरी सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पता करने का बोल देंगे, यहाँ का टोटल हेड पता कर लो, प्रेशर हेड पता कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको क्या फॉलो करना है इसके लिए, पहला कंसीडर डेटम एज डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल, ठीक है, डाउन until and unless given in क्वेश्चन। अगर जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, तब तो आप क्या करेंगे, जो डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल है उसको हम लोग डेटा मान लेंगे। डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल कौन सा है, ये रहा, ठीक है, इसको हमेशा डेटा मान लेना। सेकंड पॉइंट कैलकुलेट टोटल हेड, प्रेशर हेड एंड डेटम हेड एट दी एक्सट्रीम पॉइंट्स फर्स्ट। XD एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स फर्स्ट। मतलब यहाँ पर हम लोग ये सब निकालने, अगर जब हम लोग बीच में पूछा जाए कि भैया टोटल हेड प्रेशर हेड बीच में अभी कहीं पे क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल हेड और जितने भी हेड्स हैं, प्रेशर हेड और डेटा हेड, वो कहाँ निकालेंगे, वो निकालेंगे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट को पॉइंट्स को याद रखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को मैं रख कर देता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ लिएगा ध्यान से वरना मैं भूल जाओगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही लिखते हैं पॉइंट्स, तो टेबल बनाते हैं। अब की बार टेबल, उस समय तो सारी वैल्यूज हमें ऊपर पीजोमीटर और डेटा मेट की सबको गिवन थी, देखिए इस बार बी पॉइंट पे हमें पता ही नहीं कि वाटर लेवल कितना जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, मैं बोल दिया है HB, लेकिन ये HPV कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जो भी दिया हुआ है L और H1 के फॉर्म में, ठीक है। देखिए H/2 और H1 के फॉर्म में हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है। पॉइंट, प्रेशर हेड, डेटम हेड, टोटल हेड, ठीक है, ये सब चीजें। पॉइंट लिया मैंने A, थोड़ा बड़ा सा बना लेता हूं ताकि कुछ ज्यादा लिखना हुआ तो, B एंड C, ठीक है। तो चलिए A पे आ जाते हैं। A पॉइंट पे सबसे एक्सट्रीम पॉइंट में निकाला, एक्सट्रीम पॉइंट पे निकालने का फायदा ये है कि जितना मेरा वाटर लेवल होगा उतना ही मेरा क्या होगा, प्रेशर हेड के बराबर होगा। तो मेरा देखिए HPA
मतलब प्रेशर हेड ये किसके बराबर है, H1 के बराबर, H1। डेटम हेड, यहाँ पर डेटम लिया था तो डेटम कितना है ए का माइनस एल, टोटल हेड कितना हो गया H1 माइनस एल के बराबर हो गया। ठीक है, H1 माइनस एल के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए बी पे हम निकाल नहीं सकते, एक्सट्रीम पॉइंट में निकालेंगे। पहले एक्सट्रीम पॉइंट सी पर प्रेशर हेड मेरा कितना होगा, प्रेशर बेटा यहीं पे पानी है, यही पानी है, जीरो, डेटम हेड जीरो। ठीक है, तो प्रेशर टोटल हेड भी कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर आएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों में। ठीक है, ए पे देखो ना, सीधे ए पे, मुझे मालूम है क्या कंफ्यूजन होगी। ए पे आ रहा है, ए पे देखो पानी कितना ऊपर है बेटा, ए पे पानी कितना ऊपर है, इतना ऊपर जा रहा है ना। और सी पॉइंट तो यहाँ पर है जिसकी वजह से पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो सी पॉइंट पे पानी कहाँ है, यहीं पे ही है। ठीक है, ये तो सॉइल आ गई ना जिसमें से ऐसे पानी फ्लो होकर जाएगा, लेकिन सी पॉइंट पे अगर हम लोग पानी देखें लेवल तो वो कितना है, केवल इतना है। तो अब हमें पता चल गया कि टोटल हेड एट ए, टोटल हेड एट ए है H1 माइनस एल, गलती हो गई है, इट इज प्लस एल, दिस इज प्लस एल प्लस, इसका मैं बता रहा हूँ कि मैंने माइनस गलती को लिख दी। डेटम से ए कितना ऊपर है, एल ऊपर है, तो H1 प्लस एल होगा ना, पॉजिटिव एल है, ऊपर है वो। ठीक है, तो टोटल हेड कितना है H1 प्लस एल, और टोटल हेड एट बी कितना है, टोटल हेड एट बी जीरो। तो इसका मतलब हाइड्रोलिक हेड स्मॉल एच कितना हो जाएगा बेटा, मैंने पढ़ाया था एंड और स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ही हाइड्रोलिक हेड होता है। कितना, टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी, किसके बराबर आ गया, स्मॉल एच के बराबर। ठीक है, स्मॉल एच किसके बराबर है, H1 प्लस एल के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा मेरा H बाई एल, H1 प्लस एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। ठीक है, ये मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसको देखो स्मॉल एच भी लिखा हुआ ऊपर, तो इसको मैं टोटल स्मॉल एच बाई एल ही ले लेता हूँ, क्योंकि H1 प्लस एल इक्विवेलेंट बाय ये रहा स्मॉल एच। देखो H1 प्लस एल किसके बराबर है, स्मॉल एच के बराबर है। ठीक है, अब पूछा है कि बेटा कि बी पे कितना सारा पॉइंट होगा, प्रेशर है, टोटल एंड डेटम है। तो फिर से मैं कंफ्यूजन मत होना, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सट्रीम पॉइंट्स पकड़ लिए। एक्सट्रीम पॉइंट्स में मैंने पता किया प्रेशर है कितना, डेटम है कितना, तो टोटल हेड क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। इसी तरीके सी पे देखा, सबका सम हो गया। तो जब हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स का पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। किस तरीके से, इन दोनों हेड का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जितनी लेंथ ऑफ सॉइल से ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी सॉइल लेंथ का ट्रेवल करेंगे, एल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो एल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो टोटल हेड आ गया। अब देखना है कि बी पे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अब हमें देखिए एक चीज तो पता चल गई, हमें क्या पता है कि ऑलवेज रिमेंबर, रिमेंबर क्या है, रिमेंबर वाटर फ्लो क्या फ्रॉम हायर टोटल हेड टू लोअर टोटल हेड। जो वाटर जो फ्लो होता है वो हायर टोटल हेड से लोअर टोटल हेड की तरफ जाता है। इसका मतलब फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा होगा, ये भी पता चल जाता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है मेरा ए टू सी। अगर ए टू सी है मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा लॉस हो रहा होगा, यहाँ पर जीरो हो गया है, यहाँ पर था मेरा एच कैपिटल स्मॉल एच, और यहाँ पर जीरो हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा हेड लॉस, वो पता करने के लिए हमने क्या किया, टोटल हेड एट बी। टोटल हेड एट बी मेरा किसके बराबर होगा, कितना मेरा अवेलेबल था टोटल हेड ए पे, स्मॉल एच, ये स्मॉल एच के बराबर है, स्मॉल एच अवेलेबल था, माइनस कितना कर दूंगा कि मेरा टोटल जो ओवरऑल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो ये है मेरा ओवरऑल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है स्मॉल एच बाई कैपिटल एल। ठीक है, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। और अगर मैं कितना चलाऊं, ये चल कितना लिया हूं मैं, ये नीचे से यहाँ तक अगर h बाई टू है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, l माइनस एच बाई टू। तो चल कितना लिया मैं, l माइनस एच बाई टू। तो मेरा टोटल हेड एट बी कितना निकल के आएगा, देखो बेटा, टोटल हेड एट बी एच माइनस इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना निकला है, एच प्लस एच स्क्वायर बाई टू एल। ठीक है, एच से एच कैंसिल, तो टोटल हेड एट बी मेरा कितना निकला, एच स्क्वायर बाई टू एल के बराबर। रटना नहीं है बेटा फॉर्मूला, मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। एच स्क्वायर बाई टू एल, रटना नहीं है। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, टोटल हेड एट बी कितना था, टोटल हेड एट बी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ जिसको क्लियर नहीं है, चलिए रब करके मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल हेड एट बी इज इक्वल्स टू टोटल हेड एट ए, क्योंकि फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए से बी सी की तरफ हो रहा है, तो मेरा हेड लॉस भी स्टार्ट होगा ए से, तो टोटल हेड एट ए, ठीक है, टोटल हेड एट ए
माइनस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू एल बी. एल बी इज द लेंथ ऑफ फ्लो फ्रॉम ए टू बी. ए से बी तक जाने में कितनी लेंथ ऑफ फ्लो हुई. तो टोटल हेड एट ए कितना था. टोटल हेड एट ए मेरा स्मॉल एच माइनस आई की वैल्यू एच बाई एल. तो एल बी कितना है. एल बी एल में से अगर मैं ये एच बाई टू माइनस कर दूँ, एच बाई टू माइनस कर दूँ, एच बाई टू तो बेटा गलत है. ये एच बाई टू तो मतलब नहीं है जी. बी पॉइंट कितना है. बी पॉइंट को चलो मैं मान के चल ले रहा हूँ ये एल बाई टू पे पड़ा हुआ है. ये एल बाई टू पे पड़ा हुआ है, मैं ये मान ले रहा हूँ. तो एल बाई टू. ठीक है. तो टी एच बी की वैल्यू कितनी आएगी. टोटल हेड एट बी कितना निकल के आएगा मेरा. टोटल हेड निकल के आएगा जो एल से एल कैंसिल, एच बाई टू. एच बाई टू इसको मैं एच बाई टू कर देता हूँ, एल हटा देते हैं. ये मैं पहले इसलिए गलत ले लिया क्योंकि बेटा ये एच बाई टू तो इस पीजोमीटर की हाइट है ना. हमें तो इस पॉइंट का चाहिए. यहाँ से यहाँ तक कितना गया. यहाँ से यहाँ तक नहीं ना. यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक. तो यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया कि ये एल बाई टू है. तो ये भी कितना होगा. यहाँ से जाते मैं एल बाई टू मान लूँ है ना. एल बाई टू गया तो एच बाई टू आ गया. और डेटम कितना है बेटा. डेटम देख लो कितना है. डेटम है इस पॉइंट का यहाँ से एल बाई टू. एल बाई टू डेटम है. तो प्रेशर हेड कितना हो जाएगा. एच बाई टू माइनस एल बाई टू. प्रेशर हेड कितना होगा. टोटल हेड माइनस डेटम हेड. टोटल हेड माइनस डेटम हेड. ठीक है. तो टोटल हेड कितना था. एच बाई टू माइनस एल बाई टू. तो एच माइनस एल बाई टू. ठीक है. ये मेरा क्या आ गया. प्रेशर हेड आ गया इस पॉइंट पे. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं. कोई भी पॉइंट पे हम लोग प्रेशर हेड, डेटम हेड और हम लोग टोटल हेड बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं. बहुत इजीली प्रेशर हेड, टोटल हेड और प्रेशर हेड, टोटल हेड और डेटम हेड बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसको आप भूल जाइए. ये अभी इसको कोई मतलब नहीं है. ये हटा देता हूँ. इस पर मैं वाइट मार्क चला देता हूँ. ये बिल्कुल मत ध्यान रखिएगा. ये एक्स्ट्रा लिख लिया मैंने एक इमेज लेने की कोशिश करी थी आपको पढ़ाने के लिए, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया. ठीक है. ये काम का है आपका इतना. तो इस पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर हेड निकालना है तो क्या करेंगे. सबसे पहले तो हमने क्या किया. एक्सट्रीम पॉइंट पे हमने प्रेशर हेड, डेटम हेड, टोटल हेड निकाल लिया. दोनों पे ए पे और सी पे दोनों पे हमने निकाल लिया. तो उससे हमने पता कर लिया कि कितना हाइड्रोलिक हेड है. हाइड्रोलिक हेड को हमने टोटल लेंथ ऑफ सेल से डिवाइड कर दिया तो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ गया. तो हमें ये भी पता चल गया कि जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है. ये भी हमें पता चल गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ फ्लो पता चल गया. जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो पता चल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो अगर बी पॉइंट पे निकालना है तो हमें लेंथ ऑफ फ्लो कितना होगा. लेंथ ऑफ फ्लो ये वाला होगा ना कि ये वाला. ये वाला इसलिए होगा क्योंकि फ्लो मेरा कहाँ से कहाँ तक हो रहा है. इस डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है. तो मैं टोटल हेड ऑफ ए माइनस क्या करूंगा. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ बी. मतलब कितना लेंथ वो चला ए से बी तक का. ठीक है. उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे को पता चल गया टोटल हेड ऑफ बी किसके बराबर है. एच बाई टू के बराबर है. ठीक है. टोटल हेड ऑफ बी किसके बराबर है. एच बाई टू के बराबर. जब एच बाई टू के बराबर टोटल हेड मेरे को पता चल गया तो उसमें डेटा हेड मुझे मालूम पड़ गया एल बाई टू के बराबर. ठीक है. जब एल बाई टू के बराबर डेटा हेड पता चल गया तो मैं प्रेशर हेड क्या कर सकता हूँ. बहुत इजीली निकाल सकता हूँ. टोटल हेड माइनस डेटा हेड. तो ये गेट में आया बहुत बार. अब पूछा जाता है कई बार कि भैया अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा किसी भी इस पॉइंट पे. अफेक्टिव स्ट्रेस तो बेटा अफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं. टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. तो टोटल स्ट्रेस तो सिंपल सा क्या हो जाएगा. जितना पानी ये है ये इसमें एच वन इंटू गामा डब्ल्यू, एच वन इंटू गामा डब्ल्यू प्लस एल बाई टू इंटू गामा सेट. एल बाई टू इंटू गामा सेट. लेकिन अब मुझे ये बता दो गामा डब्ल्यू बी पॉइंट पे कितना होगा. बोला जाए कि अफेक्टिव स्ट्रेस है बी पे निकालना है तो उसके लिए यू भी तो पता होना चाहिए. तो यू पता होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई गामा डब्ल्यू कितना होगा. गामा डब्ल्यू हमेशा जो क्या कहते हैं इसका जो
पोर वाटर प्रेशर है वो कितना होता है, पोर वाटर प्रेशर हमें ध्यान रखिएगा वो किसके बराबर होगा, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड, जो भी प्रेशर हेड आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ से हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं सिग्मा माइनस यू से। ऐसे गेट में कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ईएस ऑब्जेक्टिव में भी कई बार क्वेश्चन आए और आगे भी आते रहेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये मेरा कुछ गेट के टॉपिक्स थे, मैं इसको यहीं एंड करता हूँ। मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल भी लेके आया था, ठीक है, वो मैं सोच रहा हूँ कि कल आपको थोड़े, आज मेरे पे केवल 2 थे, तो मैं बेटर है कि कल मैं आपको एक साथ 2-3 न्यूमेरिकल करवा दूँ। तब तक के लिए आप ये न्यूमेरिकल नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे मैंने दिखा दी है, प्रैक्टिस करके आइए। कल मैं इसको क्लास में भी करवाऊंगा ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये दोनों ही न्यूमेरिकल आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए छोड़ा है इन दोनों न्यूमेरिकल्स को, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। डिटरमाइन द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस ऑफ ए डिपॉजिट, ठीक है। एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों निकालनी है, 3 लेयर दी हुई हैं और सबकी उनकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये, बेटा सब प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, गलत आंसर निकालो। मैं कोई बेटा अब तो इतना अच्छा हो गया, क्लास में हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी से पूछ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं बस सॉल्व करूंगा, जिसका आंसर एकदम सही आएगा वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जिसका आंसर सही नहीं आएगा वो समझेगा कि क्यों सही नहीं आया। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपके लिए देके जा रहा हूँ, इन दोनों को आप नोट डाउन करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कल ये क्वेश्चन और प्लस में कुछ और फर्दर क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज के लिए लेसन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा मेरा आज का, क्योंकि गेट के आप देख लिया कई सारे क्वेश्चन आप इसके सॉल्व आपसे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स क्रैक गेट एंड डीएसई विद मी, ठीक है। मेरा कोड मत भूलिएगा SMYT, अगर आप 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ SMYT कोड फॉलो करिए, ठीक है। SMYT कोड डालने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। लाइक करने से मेरे को भी मोटिवेशन आता है, मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा और एनर्जी से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। और कमेंट जरूर करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे, ठीक है। और आप कुछ और समझना चाहते हैं या आपको मेरे से कुछ कांटेक्ट करना है या फिर कुछ भी और फर्दर आप जो चाहे मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो भी मेरे लेक्चर अपलोड होंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय। एंड करते हैं यहाँ पर लेसन हम लोग। हैव अ सेफ ग्रेट डे, बाय बाय।